हर एक ड्रग का एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन और थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स ये दो चीजें हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब पैरासिटामोल ले रहे हैं तो पैरासिटामोल का फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। लेकिन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स जब हम बोलते हैं तो वहाँ पर एक डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आता है कि ऑनसेट कितना टाइम में हो रहा है, कितना इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स मिल रहा है, कितना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, वो सारा चीजें जो है वो उसका एक्चुअली थेराप्यूटिक इफेक्ट है, थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है। कितने डोज में कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है, इंटेंसिटी कितनी मिल रही है, तो इसको बोलते हैं थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। तो हर एक आपने अगर पैरासिटामोल लेकर आप कुछ डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करते हो तो उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी तो एंटीपायरेटिक एक्शन ही रहेगा, फीवर को कम करेगा। लेकिन अगर हम पैरासिटामोल के डोसेज फॉर्म्स हम एक ओरल बनाए, एक पैरेंट्रल बनाए, तो जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है डिफरेंट होगा, ऑनसेट इंटेंसिटी डिफरेंस आएगा। अगर हम पैरासिटामोल के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दें, डोसेज फॉर्म्स अलग कर दें, या मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग ले लें, सेम हमने टैबलेट ही प्रिपेयर किया है 500 mg का, लेकिन अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स ने प्रिपेयर किया है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शन, इंटेंसिटी ऑफ एक्शन सभी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, यानी जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है उसमें डिफरेंस आएगा। तो इसका मतलब कि थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सिर्फ ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो आपने उसका कोई भी ड्रग बनाया, कोई भी डोसेज फॉर्म से बनाया, कुछ भी बनाया, तो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स सेम नहीं आएगा। यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो ड्रग के थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स उसमें सभी कुछ आएगा, मतलब उसमें काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं इनका जो स्टडी है, जो भी फैक्टर्स हैं जो ड्रग के थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं, इफेक्ट करते हैं, ये सारी जो रिस्पॉन्स फैक्टर्स हैं इनका स्टडी करते हैं हम लोग बायोफार्मास्यूटिक्स में। अलग ही एक सेपरेट ब्रांच ही है ये बायोफार्मास्यूटिक्स, यानी ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद में किस तरीके से ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन हो रहा है। मतलब दो टर्म्स तुमने शायद पढ़ा होगा कोलॉजी में, एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्माकोडायनामिक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? यस, तो फार्माकोडायनामिक्स में ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और क्या उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन हो रहा है, और डायनामिक्स में काइनेटिक्स में बॉडी क्या क्या कर रही है ड्रग के ऊपर, व्हाट द बॉडी इज डूइंग टू द ड्रग। तो उसमें सबसे पहले आता है तो बायोफार्मास्यूटिक्स, पूरा सब्जेक्ट का नाम क्या है? बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है? mechanisms and factors influencing absorption, distribution, metabolism and elimination of drug। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है, उसके बाद में आएगा काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब रेट एट विच दीज प्रोसेसेस आर अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी। क्योंकि सिर्फ मैकेनिज्म्स और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन किस रेट पे ये मैकेनिज्म्स हो रही है, ये प्रोसेसेस हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एब्सॉर्प्शन अगर बहुत ही स्लो होगा, अगर मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं आया और उसके पहले ड्रग एलिमिनेट हो गया, तो इवेंचुअली तो पूरा ड्रग आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगा। या अगर रेट बहुत स्लो है तो ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो हो जाएगा। तो जो जिस रेट पे ये प्रोसेसेस हो रही हैं उसका स्टडी होता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। और फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि पैरासिटामोल जो है एंटीपायरेटिक एक्शन शो करता है, लेकिन अब आपको पैरासिटामोल का अगर कोई डोसेज फॉर्म बनाना है तो उसका पहले डोज डिसाइड करना है, कितना डोज होगा। उसके बाद कुछ ड्रग्स हैं जैसे आपके सेडेटर्स हैं या पेन किलर्स हैं, वो हम सिंगल डोज में यूज करते हैं, बट मैक्सिमम डोज ड्रग्स जो है उनको ज़्यादा डोजेस देते हैं। तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है कि एक डोज देने के बाद सेकेंड डोज कितने टाइम में आपको वापस से एडमिनिस्टर करना है। इसको डोसेज रेजिमेंट बोलते हैं। तो ये जो डोसेज रेजिमेंट है ये भी डिसाइड करने के लिए हमको ये जो स्टडी है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये पूरा चीजें जो है उसमें इन्वॉल्व है। अभी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसमें थोड़ा बहुत ये मल्टीपल डोसेज रेजिमेंट का रहेगा, ज्यादा डिटेल्स आता है फिर एमफार्म में। अभी तुमको बेसिकली क्या करना है, जितने मैकेनिज्म्स हैं अब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, थोड़ा बहुत तुम लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा, तो वो वापस से करना है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा फार्माकोकाइनेटिक्स का। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का जो पार्ट है
उसमें तुमको एक्चुअली रेट यानी उसमें हमको स्टडी करना है जो पैरामीटर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें आएगा तुमको कंपार्टमेंट मॉडल्स हुए हैं, जैसे डोसेज फॉर्म बनाना है, अगर हमको स्टडी करना है कि ड्रग का टाइम कोर्स क्या है बॉडी में, कितना देर में अब्सॉर्ब हो रहा है, किस रेट पे अब्सॉर्ब हो रहा है, एलिमिनेट कितने टाइम में हो रहा है, रेट ऑफ एलिमिनेशन क्या है, तो ये सारी चीजें स्टडी करने के लिए फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स बनते हैं। एक्चुअली तो बॉडी में वो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो मॉडल्स बनाते हैं, एक होते हैं कंपार्टमेंट मॉडल्स, एक होते हैं फिजियोलॉजिक मॉडल्स, और एक नॉन कंपार्टमेंटल एनालिसिस होती है, जिससे कि हम लोग क्वांटिटेटिवली ड्रग का कैसा टाइम कोर्स रहेगा बॉडी में, उसको इन विट्रो स्टडी करते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हर एक ड्रग के पैरामीटर्स डिराइव होते हैं, उसका क्लियरेंस कितना है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी टर्म्स आएंगे सारे, ये सारे पैरामीटर्स वगैरह डिराइव होते हैं, फिर उनसे डोसेज रेजिमेंट वगैरह बनता है। तो वो आपका सेकेंड पार्ट है सब्जेक्ट का। तो जैसे अगर हम सब सिलेबस को देखें तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। पहला पार्ट पूरा बायोफार्मास्यूटिक्स का, वो हमारा फर्स्ट सेशनल में समझो रहेगा, और जो ये फार्माकोकाइनेटिक्स वाला पार्ट है ये पूरा सेकेंड सेशनल में आएगा। तो अभी सबसे पहले आपको जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट दैट इज अब्सॉर्प्शन, ठीक है। नाउ व्हाट इज अब्सॉर्प्शन? सबसे पहले आप ड्रग को एडमिनिस्टर करते हो, किसी भी रूट से करो, ओरल रूट सबसे कॉमन है, बाकी नॉन ओरल रूट से भी अगर हम करते हैं तो पहले ड्रग जो है वो अब्सॉर्ब होता है। तो क्या होता है अब्सॉर्प्शन में? तो व्हाट इज अब्सॉर्प्शन? अरे व्हाट इज अब्सॉर्प्शन? अब्सॉर्प्शन मतलब क्या? हाँ, डिसॉल्व, डिसोल्यूशन, अरे हाँ, लेकिन यूटिलाइज कब होता है? अगर मैं बोलूं एक डेफिनेशन बताओ अब्सॉर्प्शन की, तो क्या बोलोगे? टैबलेट एडमिनिस्टर करी, अब टैबलेट अब्सॉर्ब होगी, मतलब टैबलेट अब्सॉर्ब होगी, ड्रग अब्सॉर्ब होगा, तो क्या मतलब है ड्रग अब्सॉर्ब होगा मतलब? कहाँ मिक्स हो जाएगा? जीआईटी के अंदर मिक्स हो जाएगा लिक्विड्स में, तो मतलब अब्सॉर्ब हो गया ब्लड में। अब्सॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है कि साइट ऑफ जो टैबलेट अगर हमने लिया है ओरली, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ? जीआईटी, सारा का सारा टैबलेट जाएगा जीआईटी में, वहां पे डिसइंटीग्रेट होगा, फिर वो ड्रग उसमें से डिसॉल्व होगा, और उसके बाद क्या होगा? जीआईटी से सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, जो जीआईटी यानी ओरल में हो गया, कोई भी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, ब्लड में जाता है ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन। तो अब्सॉर्प्शन, क्योंकि जब तक ड्रग ब्लड में नहीं जाएगा, ब्लड के थ्रू ही तो वो अपने साइट ऑफ एक्शन जो है वो तो जीआईटी में नहीं है ना, साइट ऑफ एक्शन तो कहीं और है, तो ब्लड में आता है ड्रग, दैट इज अब्सॉर्प्शन। और फिर ब्लड के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होके डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, इंक्लूडिंग जहां पर साइट ऑफ एक्शन है, साथ साथ किडनीज में जाएगा, एक्सक्रीशन भी स्टार्ट हो जाएगा, साथ साथ लीवर में जाएगा, मेटाबॉलिज्म भी स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा ड्रग पहले गया ब्लड में, फिर ब्लड से गया साइट ऑफ एक्शन में, अपना एक्शन शो किया, फिर गया मेटाबॉलिज्म होने के लिए, और फिर आया किडनी में एलिमिनेट होने के लिए। ऐसा नहीं होता है, ड्रग जैसे ही ब्लड में आया वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, वो साइट ऑफ एक्शन पे भी जाता है, वो किडनी में भी जाता है, वो लीवर में भी जाता है, सारी प्रोसेसेस एक साथ स्टार्ट हो जाती हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ एलिमिनेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। जब रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ एलिमिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, और जब रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन लेस देन रेट ऑफ एलिमिनेशन हो जाता है, तो धीरे धीरे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन कम होने लग जाता है। एक अगर हम सिंपल वे में देखें, दिख रहा है तुम लोगों को ऑनलाइन जो लोग हैं, दिख रहा है ना? हाँ हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, यहाँ अभी ये तो हमको ज्यादा नहीं करना है, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल तुमको हमें को काइनेटिक्स में ये डिटेल मिलेगा। एक ग्राफ बनता है, एक्स एक्सिस पे जो है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है ड्रग का, और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन।
ये ऐसा कर्व मिलता है जनरल ओरल अब्सॉर्प्शन अगर हो रहा है, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं अब्सॉर्प्शन फेज। यहाँ पे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन जो है वो रेट ऑफ एलिमिनेशन से कम है, सॉरी ज्यादा है। रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन ज्यादा है ना, इसलिए तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। मेरी बोलने के साथ रिपीट मत करना, मैंने गलत बोला तुम भी गलत बोल रहे हो। क्योंकि रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन जब ज्यादा होगा और रेट ऑफ एलिमिनेशन कम होगा तो धीरे धीरे ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। सॉरी, ये कॉन्सेंट्रेशन और ये रेट, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन बढ़ रहा है यहाँ पे एक्चुअली टाइम है, ठीक है। क्या करते हैं, ब्लड के सैंपल्स लेते हैं। जब भी कोई स्टडी करना होता है, क्लिनिकल कोई भी स्टडी, ब्लड सैंपल्स लेते हैं, उसमें से प्लाज्मा को रिमूव करते हैं और वो जो प्लाज्मा है उसमें ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन मेजर करते हैं। तो ये जीरो टाइम है, यहाँ से जैसे टाइम इंटरवल्स पे हमने ब्लड का कलेक्शन किया सैंपल का, हर सैंपल में कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है डिटरमाइन किया और ये ग्राफ प्लॉट किया। तो ये ऐसा कर्व मिलता है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होगा, ड्रग जो अमाउंट है, ड्रग का अमाउंट जो है बॉडी में या जीआईटी में बहुत ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, अब्सॉर्प्शन बहुत फास्ट होगा और एलिमिनेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होगा लेकिन स्लो रहेगा रेट। तो धीरे धीरे ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जो है ब्लड में वो एक स्टेज आएगी, एक मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आएगा ड्रग का और उसके बाद में धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन जो है कम होगा, क्योंकि अभी रेट ऑफ एलिमिनेशन बढ़ने लगेगा और रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब ड्रग पूरा आ चुका है सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो उसके बाद में अब अब्सॉर्प्शन तो और होगा ही नहीं, फिर एलिमिनेशन होगा। तो ये वाला इधर फिर बाद में एलिमिनेशन का फेज आता है, इसका डिटेल्स बाद में करना है। अब यहाँ पे ये मैंने क्यों कराया, अब्सॉर्प्शन के केस में एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन और रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन दो चीजें हैं। एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन यानी कितना टोटल अमाउंट आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, और रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन किस रेट पर आ रहा है। यहाँ पे दो तरह के ग्राफ मिल सकते हैं। अगर सबको मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो देता है एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन, कितना टोटल अमाउंट सिस्टमिक सर्कुलेशन में आया है। और तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों भी ग्राफ में देखो, और ये यहाँ पर एक टर्म है, ये बड़ा होगा MEC, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। पता है क्या होता है, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा एट विच द फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट्स। उसको ये जो इससे करेस्पॉन्डिंग जो टाइम होता है, इस टाइम को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है, दोनों भी केसेस में एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन सेम है। अगर हम एरिया अंडर द कर्व काउंट करें तो दोनों भी केसेस में एक्सटेंट यानी टोटल अमाउंट जो आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन स्लो है, यहाँ पे रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन फास्ट है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस किया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंच ही नहीं रहा है। दैट मीन्स कि ये वाला ड्रग जो है यहाँ ये कैंडिडेट कर रहा है थेराप्यूटिक फेलियर, और ये जो ड्रग है ये थेराप्यूटिकली सक्सेसफुल है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो सारा हम फार्माकोकाइनेटिक्स के टाइम पे स्टडी करेंगे। तो बेसिकली रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन और एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओनली द एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्ब भी होना चाहिए पूरा अमाउंट, लेकिन एक पर्टिकुलर रेट पे भी होना चाहिए कि मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन रीच भी हो और काफी कम टाइम में रीच हो। अगर सपोज आप कोई पेन किलर ले रहे हैं और वो आ तो रहा है लेकिन मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन 1-1.5 घंटे के बाद अगर आ रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन आना भी चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पर भी आना चाहिए। तो रेट और एक्सटेंट ऑफ अब्सॉर्प्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे अब्सॉर्प्शन प्रोसेस। अब्सॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले एक सिंपल मैं तुमको जरा जो हमारी जीआईटी की मेम्ब्रेन होती है, अभी हम लोग डिटेल में जो ओरल अब्सॉर्प्शन है वो पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन जो है वो ओरल रूट, क्योंकि ज्यादा सबसे कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओरल रूट है। तो हम लोग ओरल रूट ऑफ अब्सॉर्प्शन पढ़ेंगे डिटेल में, उसकी मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे, उसके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पढ़ेंगे, जीआईटी का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और बाकी उसके बाद जो नॉन ओरल रूट्स ऑफ अब्सॉर्प्शन है, जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं जो ओरल में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वही नॉन ओरल को इन्फ्लुएंस करेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि नॉन ओरल में कुछ रूट्स में कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे, जैसे कि सबलिंगुअल रूट है। सबलिंगुअल रूट पता है,
सबलिंगुअल रूट का सबसे स्पेसिफिक फीचर क्या है, बहुत फास्ट एब्सॉर्प्शन होता है। कार्डियक अरेस्ट, एंजाइना वगैरह में वो टंग के नीचे रखते हैं ना टैबलेट्स, तो जैसे वहां पर वो एक स्पेसिफिक फीचर है। बाकी जो मैकेनिज्म्स हैं या जो भी फैक्टर्स हैं, बाकी फैक्टर्स सेम रहते हैं, क्योंकि हर जगह पे क्या होता है, एक एक्वस फ्लूइड होता है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ड्रग डिसॉल्व हो रहा है। सबलिंगुअल में क्या रहेगा, सलाइवा रहेगा। जीआईटी में जैसे जीआईटी के फ्लूइड्स हैं, उसके बाद एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगी, एक लिपोइडल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होगी, डिसॉल्व होने के बाद ड्रग उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा। उसके बाद वहां पर क्रॉस करके ड्रग जो है वो ब्लड में आएगा। यानी हर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे सेम प्रोसेस है। एक एक्वस बायोलॉजिकल फ्लूइड है जिसमें ड्रग डिसॉल्व हो रहा है, फिर एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जिसको ड्रग क्रॉस कर रहा है, और फिर ब्लड है जिसमें ड्रग एंटर कर रहा है। तो क्योंकि मैकेनिज्म सेम है, तो मैकेनिज्म सभी में, इसलिए सभी जगह पे सारे रूट्स पे एक एक्वस फ्लूइड है और एक मेम्ब्रेन है और फिर ब्लड है। तो सभी जगह मैकेनिज्म्स वही वाली इन्वॉल्व होंगी, सभी जगह जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है वो भी वही वाले रहेंगे। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, जो कुछ हर एक रूट का स्पेसिफिक, जैसे सबलिंगुअल में स्पेसिफिक फीचर है फास्ट एब्सॉर्प्शन, तो सबक्यूटेनियस में स्लो एब्सॉर्प्शन। इंसुलिन देते हैं सबक्यूटेनियस से, वहां पे एक स्पेसिफिक फीचर क्या है कि एब्सॉर्प्शन बहुत स्लो होता है। तो ऐसे हर एक रूट के अपने कुछ फीचर्स हैं जो हमें वहां पे रूट्स में अलग से पढ़ना है, उस पे से शॉर्ट नोट जैसा आता है। हमारा 6 सेमेस्टर है ना, आई होप एग्जाम्स ऑफलाइन होगी इस बार, वो गूगल फॉर्म पे तुम्हारे पेपर नहीं होंगे। नहीं तो मैं, मुझे शॉर्ट नोट आता है, मैं तो शॉर्ट नोट के जमाने ही चले गए, पता ही नहीं शॉर्ट नोट क्या होता है, सिर्फ ऑप्शंस होते हैं। तो वैसे मतलब कैसा होता है, जो नॉन ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उस पे सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन या वैसे ही आता है, 2 मार्क्स वाला या 5। तुम लोग तो एक एग्जाम दिए हो ना वाले पैटर्न में? हाँ, तो वो जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता था वो मोस्टली नॉन ओरल में वो लोग कोई एक दो रूट देके या 2 मार्क्स वाले में पूछते हैं। ये जो ओरल रूट ऑफ एब्सॉर्प्शन है ये इधर फुल क्वेश्चन में आता है 10 मार्क्स में। तो अभी सारे हमको बेसिकली डिटेल में पढ़ना है ओरल रूट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अभी उसके पहले स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले जो जीआईटी का मेम्ब्रेन है जिसको क्रॉस करता है ड्रग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो जीआईटी के मेम्ब्रेन का जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जीआईटी का मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, नोट्स जो है तुम्हारी, ये एक बुक है, मेरे को पीवी से पढ़ाने की आदत नहीं है, पीवी की भी बुक्स है, ये बायोफार्मास्यूटिक्स की बुक है, ब्राह्मणकर और जायसवाल की, लाइब्रेरी में भी कॉपीज हैं इसकी। हो सकता है ये पुराना भी हो, भी नया भी एडिशन आ गया हो। तो ये जो बुक है इसी से मैं नोट्स तुमको सेंड करूंगी तुम्हारे गूगल क्लासरूम में, गूगल इस बार नया बना के उसमें सेंड करूंगी। नोट्स में इसी के भेजने वाली हूँ। सिर्फ एक नया टॉपिक आया है पीसीआई के सिलेबस में, जो मैंने अभी मल्टीपल डोजिंग का बताया था, वो मल्टीपल डोजिंग वाला जो टॉपिक है वो पूरा इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन थोड़ा पुराने वैसे है। तो वो एक टॉपिक है, वो शायद मैं तुमको पीवी से सेंड करूँ, बाकी मैं नोट्स इसके सेंड करूंगी। पीवी की एक दो कॉपीज हैं लाइब्रेरी में होंगी, तो तुमको अगर पीवी से देखना होगा तो तुम लोग वहाँ से देख सकते हो। बट इसको जरूर से करना, क्योंकि नागपुर यूनिवर्सिटी के हम सब पुराने टीचर्स सालों से इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे जो क्वेश्चंस भी आएंगे ना, पेपर भी जो सेट होगा, तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर से करना। बाकी तुम पीवी और शायद ठाकुर की भी होगी, वो तुम लोग देख सकते हो, या अगर ठाकुर का नहीं होगा, मेरे पास एक कॉपी है, तुमको चाहिए होगा तो मुझसे वो कॉपी लेके तुम उसका जेरोक्स वगैरह करवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि पता नहीं मुझे लाइब्रेरी में दूसरा कॉपी है कि नहीं, तो देख लेना, नहीं होगा तो मैं दे दूंगी, ठीक है? तो ये जो है ये एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारी जीआईटी के मेम्ब्रेन का। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं याद है? फिजिकल फार्मेसी पढ़ाया ना मैंने? हाँ, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल क्या होता है? हाँ, जिसमें हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक पोर्शन दोनों होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन में भी ये ऐसे ही एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स की एक बाइलेयर होती है, ठीक है? ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स है, एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स की एक बाइलेयर होती है, जो इसके हाइड्रोकार्बन चेन्स है वो सेंटर में ओरिएंटेड होते हैं, और जो पोलर एंड्स है वो दोनों दो आउटर बाउंड्रीज में रहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर
उसके अलावा कुछ जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ये ऐसे सेंटर में भी होते हैं। हाँ सॉरी, मैंने बताया नहीं। ये डबल लेयर होती है एम्फीफिलिक लिपिड एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स की, जो इसके लिपोफिलिक जो हाइड्रोकार्बन चेन्स हैं वो इनवर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं, जो पोलर एंड्स हैं वो आउटवर्ड्स ओरिएंटेड होते हैं। उसके अलावा ये एक प्रोटीन की लेयर्स की, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है जो दोनों साइड पर होती है। कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इधर मेम्ब्रेन के ऐसे सेंटर में भी इंटरस्पर्स्ड होते हैं। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर इधर आएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा, ये ऐसे यहाँ पर सॉरी, मतलब ये सेम इधर भी स्ट्रक्चर आएगा, तो यहाँ पर एक ऐसा मेम्ब्रेन के बीच में होल्स भी बन जाते हैं। मेम्ब्रेन ऐसी होती है, उसमें बीच बीच में कुछ होल्स रहेंगे। ये होल कैसा रहेगा, दोनों तरफ इसके कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो होल रहेगा ये पोलर रहता है, एक्वस फिल्ड होता है। उस पोर से वाटर जो है वो मेम्ब्रेन से आता जाता है ट्रैक, वाटर हाइड्रो ट्रैक की वजह से। तो ये एक बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो सेल मेम्ब्रेन का यानी सेंटर जो है पूरा, इसका जो मेन कोर है वो कैसा हो गया, लिपोफिलिक। ये पार्ट कम है, ये पूरा सेंटर जो है, कोर जो है मेम्ब्रेन का वो लिपोफिलिक है। इसलिए ये मेम्ब्रेन जो, और ये मेम्ब्रेन एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ चीजें हैं जो बहुत आराम से वो मेम्ब्रेन से पास होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट होते हैं। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन ज्यादा प्रीडोमिनेंट, जैसे एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स में हमने सर्फैक्टेंट में भी पढ़ा था ना, कुछ प्रीडोमिनेंटली हाइड्रोफिलिक होते हैं, कुछ प्रीडोमिनेंटली लिपोफिलिक होते हैं। कौन सा प्रपोर्शन किसका ज्यादा है, तो जैसे यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है ये प्रीडोमिनेंटली लिपोफिलिक होती है। तो इसलिए जो लिपोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत इजीली क्रॉस करते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं या जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं करते हैं। मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एक इसका और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जैसे अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस या अगर पॉइजनिंग होती है, और वो सब्सटेंसेस से पॉइजनिंग अगर ओरली वो सब्सटेंस लिए जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज्यादा पोलर हो तो वो सब्सटेंस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता, और मेम्ब्रेन को क्योंकि क्रॉस नहीं करता, ब्लड में नहीं आता है, तो वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो एलिमिनेट हो जाता है। वही टॉक्सिक सब्सटेंस अगर गलती से इंजेक्ट हो जाए ब्लड में तो वो फैटल हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। लेकिन ओरली गया था तो मेम्ब्रेन का जो ये स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वो ब्लड में नहीं आएगा और वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। तो ये एक सिंपल सेल मेम्ब्रेन का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स का एक तरह से ये सैंडविच जैसा है कि बीच में ये एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स है और दो तरफ में डबल लेयर है हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स की, पोलर ग्रुप्स की। तो और इसलिए मेम्ब्रेन जो है सेमी परमेबल होती है, लिपोफिलिक सब्सटेंसेस को बहुत इजीली क्रॉस होने देती है। इसलिए बहुत सारी ड्रग्स जो है वो लिपोफिलिक ड्रग्स जो है वो बहुत जल्दी अब्सॉर्ब होते हैं। अभी आगे तुम्हारे चैप्टर्स में आएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ड्रग्स के अब्सॉर्प्शन वगैरह में ये होता है कि अगर उसकी सोल्युबिलिटी कम है या वो पोलर है तो फिर उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। व्हाट इज बायोअवेलेबिलिटी? अमाउंट ऑफ ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्योंकि आपने अगर 100 mg एडमिनिस्टर किया तो वो पूरा 100 mg सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाता, जितना गया वो बायोअवेलेबिलिटी है। तो बहुत सारे ड्रग्स जिनका सोल्युबिलिटी कम होती है या जो पोलर होते हैं उनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसके बहुत सारे फिर मेथड्स होते हैं वो इम्प्रूव करने के लिए, वो भी हम लोग को आएगा बाद में, फैक्टर्स अफेक्टिंग अब्सॉर्प्शन। ठीक है, ओके। तो दिस इज, हाँ, अब इसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अब मैकेनिज्म्स ऑफ अब्सॉर्प्शन। ये जो मैकेनिज्म्स हैं इसमें ये मैकेनिज्म सभी के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, क्योंकि एक एक्वस सिस्टम से एक लिपोफिलिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सब्सटेंस जो है वो दूसरे एक्वस सिस्टम यानी ब्लड में एंटर हो रहा है। तो सभी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जो मैकेनिज्म्स हैं ये एप्लीकेबल है। मैकेनिज्म जो है तीन बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड होती है। ट्रांससेलुलर का मतलब है कि डायरेक्टली सेल को क्रॉस करके जा रही है। डायरेक्टली सेल को क्रॉस करके जाने वाले जो मेम्ब्रेन्स हैं इनमें सबसे पहले आता है पासिव ट्रांसपोर्ट। पासिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म
सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है वो पासिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से अब्सॉर्ब होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि ड्रग लिपोफिलिक होता है तो वो पासिवली वो जो मेम्ब्रेन है उससे उसका पासेज हो जाता है। तो दैट इज ट्रांससेलुलर में सबसे पहला पासिव ट्रांसपोर्ट। 90% ड्रग्स जो है वो पासिव ट्रांसपोर्ट या पासिव डिफ्यूजन से अब्सॉर्ब होते हैं। देन उसके बाद में एक आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जब भी टर्म एक्टिव आएगा तो पासिव मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, एक्टिव मतलब एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी सेल के थ्रू जा सकता है, वहां पर स्पेसिफिक कैरियर्स होते हैं। वो कैरियर्स के थ्रू जो है, अब यहाँ पे कई बार एक्टिव में जो सब्सटेंसेस लिपोफिलिक नहीं है वो पोलर है, लेकिन अगर उसके लिए स्पेसिफिक कैरियर वहां पर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो तो वो कैरियर के थ्रू वो मेम्ब्रेन से क्रॉस होता है। डिटेल में ये सारी हमको मैकेनिज्म्स करनी है, अभी मैं सिर्फ ब्रॉड क्लासिफिकेशन करा रही हूँ। इसमें एक होता है सिम्पोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। कोलॉजी में पढ़े होंगे तुमने सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। कभी कभी होता है कि एक सब्सटेंस जा रहा है उसी के एनर्जी से दूसरा चला जाता है, वो सिम्पोर्ट। एक आ रहा है अंदर और एक उसकी एनर्जी यूज करके बाहर आ जाता है, वो एंटीपोर्ट। तो सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट दो मैकेनिज्म्स हैं। उसके बाद में आती है पैरासेल्युलर। पैरासेल्युलर में क्या होता है, सपोज ये सेल है, ट्रांससेल्युलर डायरेक्टली सेल के अंदर से चली गई। ये हमारा सबसे पहले पासिव ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांससेल्युलर एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये कब होगा, जब यहाँ पे कोई एक कैरियर इन्वॉल्व होगा, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ये सेल्स के बीच में ऐसे जंक्शंस होते हैं, तो कई बार ये जंक्शन से जो ड्रग है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं पैरासेल्युलर। पैरासेल्युलर में कभी कभी जंक्शन से डायरेक्टली जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वहां पर कोई सेल जो है, बीच में कोई सेल का डिसऑर्प्शन या कुछ हो गया है तो स्पेस क्रिएट हो गया है, तो वो स्पेस से भी ड्रग जो है वहां से पास हो सकते हैं, तो दैट इज पैरासेल्युलर। उसके बाद में आता है वेसिकुलर। वेसिकुलर में क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है इसमें एंडोसाइटोसिस की मैकेनिज्म होती है। यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है यही क्या करती है, वो जो कोई ड्रग पार्टिकल, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर भी अब्सॉर्ब हो सकता है। जनरली कैसा होता है, कोई भी ड्रग के अब्सॉर्प्शन के लिए पहला कंडीशन होता है कि वो ड्रग डिसॉल्व होता है पहले, उसके बाद अब्सॉर्ब होता है। एक अकेला ये मैकेनिज्म है एंडोसाइटोसिस का, जहाँ पे कभी कभी पार्टिकुलेट मैटर भी अब्सॉर्ब हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वही एनगल्फ कर लेती है ऐसे उस ड्रग के मॉलिक्यूल या पार्टिकल को, फिर एक वेसिकल के अंदर आता है और फिर दूसरे साइड से ये मेम्ब्रेन जो है उसको पिंच ऑफ कर देती है, तो ड्रग जो है वो ये साइड से ये साइड पे आ जाता है। तो ये अकेली मैकेनिज्म है जिसमें इसमें एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। पिनो मतलब ड्रिंकिंग और फैगो मतलब ईटिंग। वो जो ओरल पोलियो का जो वैक्सीन होता है वो ये वाले मैकेनिज्म से अब्सॉर्ब होता है, क्योंकि बड़ा साइज का रहता है तो बड़ा साइज वाला ड्रग जो है वो इससे भी नहीं जा सकता पासिव डिफ्यूजन से, और इससे भी नहीं होता है, तो वो जो पोलियो वैक्सीन है वो इससे अब्सॉर्ब होता है एंडोसाइटोसिस से। तो ये इन शॉर्ट एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन है मैकेनिज्म्स का। अब सबसे पहले जो मैकेनिज्म है, यानी जो सबसे फर्स्ट हमने देखा ट्रांससेलुलर वाला, उसमें सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो है दैट इज पासिव डिफ्यूजन। पासिव डिफ्यूजन जो है ये सबसे कॉमन मैकेनिज्म है, सबसे ज्यादा ड्रग्स जो है पासिव डिफ्यूजन से अब्सॉर्ब होते हैं। और पासिव एज द नेम सजेस्ट कि अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही पासिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। पासिव डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे ड्रग्स आ जाते हैं, पासिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी ड्रग एडमिनिस्टर किया जीआईटी में तो हाई कॉन्सेंट्रेशन पूरा जीआईटी में है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे लो, और यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जो डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, वो उसके लिए ड्राइविंग फोर्स है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन में उतना रैपिड अब्सॉर्प्शन होगा।
और जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाए। कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तो ड्राइविंग फोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस अब बचा ही नहीं है, तो ड्रग जो है वो अब अब्सॉर्ब नहीं होगा। वो खैर होता है, सिंक कंडीशन देखेंगे। तो दिस इज पासिव डिफ्यूजन, अपनी काइनेटिक एनर्जी से ही डिफ्यूज होते हैं। तो ड्रग मॉलिक्यूल्स जो 400 डाल्टन्स तक का जिनका साइज है, उससे बड़े साइज को पासिवली डिफ्यूज होना डिफिकल्ट होता है। 400 डाल्टन्स तक का जिनका साइज है, जो सफिशिएंटली लिपोफिलिक है, ऐसे ड्रग्स जो है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी यूज करके हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन से पासिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। और अब इस ये जो पासिव डिफ्यूजन का मैकेनिज्म है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये सी टर्म जब भी आएगा मतलब प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है व्हिच गवर्न्स द पासिव डिफ्यूजन प्रोसेस। dq by dt, this is the rate of diffusion. d, diffusion coefficient. a, area across which diffusion is taking place. k, OW, membrane water partition coefficient. h, thickness of the membrane. ये जो है ये concentration gradient, C concentration GIT में, और CG जो है concentration in GIT, और C जो है concentration in plasma। जितना ज्यादा ये इक्वेशन से समझ में आ रहा है, जितने भी न्यूमरेटर में चीजें हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया, जितना ज्यादा एरिया होगा अब्सॉर्बिंग सरफेस का, उतना फास्ट डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का अब्सॉर्प्शन कहाँ से होता है? स्टमक से कि इंटेस्टाइन से? इंटेस्टाइन से। क्यों? सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। पहले तो उसमें फोल्ड्स है, वो ये वाले फोल्ड्स, उसके बाद फोल्ड्स ऑफ कॉकरिन, उसके ऊपर और फोल्ड्स, तो वो करके एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इंटेस्टाइन से ज्यादा अब्सॉर्प्शन इसलिए होता है क्योंकि एरिया जो है वो ज्यादा है। KOW मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये क्या इंडिकेट करता है? एरिया हो गया। KOW मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट पढ़ा है ना हमने, ये इंडिकेट करता है ड्रग की लिपोफिलिसिटी। तुम लोग को आवाज आ रही है ना, दिख रहा है ना? यस मैम। yes ma'am. ओके। Yes, ma'am. ये जो टर्म है KOW मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये इंडिकेट करता है ड्रग की लिपोफिलिसिटी। जितना ज्यादा मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट है, उतना ज्यादा लिपोफिलिक है ड्रग। और मेम्ब्रेन कैसी है? लिपोफिलिक, मतलब वो ड्रग उतना रैपिडली डिफ्यूज होगा। तो जितना ज्यादा मेम्ब्रेन वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, उतना फास्ट एब्सॉर्प्शन। उसके बाद ये है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। CG यानी कॉन्सेंट्रेशन इन GIT, C यानी कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन GIT में और जितना कम कॉन्सेंट्रेशन प्लाज्मा में, उतना फास्ट डिफ्यूजन, क्योंकि वो जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो उतना ज्यादा रहेगा। तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और ये जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देन ये क्या है? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। जितना मेम्ब्रेन थिक होगी उतना स्लो अब्सॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब ये जो टर्म है CG minus C, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर धीरे धीरे जैसे जैसे ड्रग अब्सॉर्ब होगा, वैसे वैसे GIT में कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एक स्टेज क्या आएगी? दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएंगे। अगर ये जीरो हो गया तो अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ये है हमारा GIT, ये ड्रग है यहाँ पे अब्सॉर्ब हो रहा है। एक स्टेज आ गई कि दोनों ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो गए। अगर यहाँ पर ये स्टॉप हो गया तो ये सारी ड्रग का क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। बट बॉडी में ऐसा नहीं होता है। बॉडी में क्या होता है? जैसे ही ड्रग का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे अब्सॉर्ब हुआ, ये यहाँ पर नहीं रुकता है, ये बॉडी की जो लार्जर बॉडी जो पूल ऑफ फ्लूइड्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। GIT से एक मॉलिक्यूल आया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अब्सॉर्प्शन है। अब ये मॉलिक्यूल यहाँ पे तो रुकेगा नहीं,
ब्लड का जीआईटी जो है काफी अच्छा वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे जैसे ही एक मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब होता है, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके लार्जर बॉडी लार्जर पूल ऑफ बॉडी फ्लूइड जो है उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पूरा टाइम तक क्या रहेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा कम रहेगा और जीआईटी का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा जब तक कि लास्ट मॉलिक्यूल सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता। मतलब ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन अगर इक्वल हो गए तो उतना अमाउंट तो ड्रग जीआईटी में रह जाएगा। तो बॉडी के अंदर जैसे ही ड्रग अब्सॉर्ब हुआ दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कम रहा। तो ये जो कंडीशंस होती है इनको बोलते हैं सिंक कंडीशंस। सिंक कंडीशंस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑलवेज एट अ लो लेवल। जब हम डिसोल्यूशन स्टडी करेंगे बाद में तब आएगा। अगर डिसोल्यूशन आप एक क्लोज वेसल कंटेनर में करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाएगा और उस वो होता है नॉन सिंक कंडीशंस। वही कभी कभी डिसोल्यूशन क्या करते हैं कि ऐसे डिसोल्यूशन फ्लूइड को उसके ऊपर से फ्लो करते हैं। वहाँ पे क्या होगा, ड्रग डिसॉल्व हुआ और वो फ्लूइड रिमूव हो गया, फ्रेश फ्लूइड आ गया। फिर से ड्रग डिसॉल्व हुआ, फ्लूइड वो डिसॉल्व ड्रग रिमूव हो गया, नया फ्लूइड आ गया। तो इनको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ सिंक कंडीशन, अंडर सिंक कंडीशंस, अंडर नॉन सिंक कंडीशंस। तो ये जो जीआईटी से जो ड्रग का अब्सॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ पे जो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन साइट ऑफ अब्सॉर्प्शन पे जो हमेशा लो मेंटेन हो रहा है compared to the concentration in the GIT, this is called as sink conditions and this is responsible for complete absorption of the drug. Eventually, complete amount of the drug from the GIT will be absorbed in the systemic circulation. अभी तुमको लग रहा होगा एक्चुअली पूरा ड्रग तो आता ही नहीं है, वो बाद में और चीजें हैं, वो हम और फैक्टर्स पढ़ेंगे। बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्वल हो जा रहा है इसलिए ड्रग अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, ये चीज बॉडी में नहीं होती है सिंक कंडीशंस की वजह से। तो ड्रग जो है वो पूरा अब्सॉर्ब हो जाता है। तो these are the various factors influencing क्या ये सिंपल इस इक्वेशन से कितने फैक्टर्स पासिव डिफ्यूजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दिस इज मैकेनिज्म एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पासिव डिफ्यूजन। और यहाँ पे जैसे काइनेटिक्स मैंने बोला हर एक चीज का इंपॉर्टेंट है, तो ये वाले प्रोसेस में ये जो है ये कांस्टेंट है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, ए जो है ये भी कांस्टेंट है, एरिया इंटेस्टाइन का एरिया या स्टमक का एरिया चेंज नहीं होता है। एच जो है थिकनेस ये भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होती है। पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू जो ड्रग की है वो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है, वो भी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे दो टर्म्स है, कंसंट्रेशन इन जीआईटी एंड कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। ये वाले टर्म में अगर हम देखें तो दिस इज वेरी लेस कंपेयर टू दिस। जीआईटी में जो कॉन्सेंट्रेशन है और ब्लड में जो कॉन्सेंट्रेशन है कंपेयर करो तो जीआईटी का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है, क्योंकि वो जब ड्रग आएगा ब्लड में तो वो इतने सारे ब्लड में कितना लीटर्स होता है ब्लड, तो वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो हम Cg माइनस C को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Cg कंसीडर कर सकते हैं। तो यानी ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ पे बचा C। तो ये सारे कांस्टेंट्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट T, T को बोलते हैं परमेबिलिटी। कितना ज्यादा परमेबिलिटी है ड्रग की थ्रू जीआई मेम्ब्रेन। तो और ये इक्वेशन अगर हम देखें तो कौन सी टाइप की प्रोसेस का इक्वेशन हुआ, कितने टाइप की रेट प्रोसेसेस पढ़ी है हमने, आई थिंक पढ़ी होगी। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, क्या होता है जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में क्या डिफरेंस है? जीरो ऑर्डर में एकदम जितना कॉन्सेंट्रेशन आएगा उससे थोड़ा मतलब दूसरे से मतलब ड्रग के रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे जो है रेट ऑफ द रिएक्शन नहीं डिपेंड करेगा, कितना भी कॉन्सेंट्रेशन रहे एक कांस्टेंट रेट पे रिएक्शन चलेगा। और फर्स्ट ऑर्डर में कितना आएगा उतना ही। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर अगर हम ग्राफ देखिए, ये सब जो रेट है और ये कॉन्सेंट्रेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ ऐसा बनता है या ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन, और जीरो ऑर्डर का ऐसे बनेगा, है ना, स्ट्रेट रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना भी बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। फर्स्ट
तो ये जो प्रोसेस दिख रहा है ये कैसा लग रहा है, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर सपोज ये रेट हो गया, रेट ऑफ अब्सॉर्प्शन, ये तुम्हारा आर हो गया, और ये तुम्हारा रेट, और ये सीजी, ये क्या है कांस्टेंट, तो ये क्या बन गया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीजी, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब कौन सी ऑर्डर वाली प्रोसेस हुई है, फर्स्ट ऑर्डर। सो पासिव डिफ्यूजन जो मैकेनिज्म है दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आई थिंक मैं भी एंड करती हूँ, तुम लोग बोलोगे पहले दिन में इतना सारा करा दिया हमने, ठीक है। चलो मैं भी मीटिंग एंड कर रही हूँ। Okay, ma'am. ओके ओके, 1 सेकेंड।